माघ मेले की शुरुआत होगी। लाखों श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड पर लगातार बर्फबारी से पूरी तरह मौसम बदल चुका है। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहां बर्फबारी के लिए पहुंच रहे हैं। रास्तों से बर्फ हटाने का काम यहां तेजी से जारी है। मिश्रित बंगाल में बीजेपी और टीएमसी जुट गए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार के लिए तैयारी है। 18 और 19 जनवरी को प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होंगी। आज कूच बिहार में टीएमसी की भी रैली है। संबोधित करेंगे पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 गुटों में गाली गलौज और मारपीट हुई। 2 गिरफ्तार किए गए। विरोध में थाने का घेराव हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और संभल में शाही जमा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन को लेकर अब बुलडोजर की तैयारी। जमीन कब्जाने के 48 आरोपियों को नोटिस। प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से थराया दिल्ली का रोहिणी इलाका। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने 30 राउंड फायरिंग की। एक कारोबारी से वसूली के लिए आतंक मचाया। धर्मशाला में कॉलेज की छात्रा से रैगिंग और यौन उत्पीड़न हुआ। प्रोफेसर पे आरोप। इलाज के दौरान लुधियाना के अस्पताल में छात्रा की मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नेपाल में बड़ा विमान हादसा टल गया। काठमांडू से भद्रपुर जा रहा प्लेन रनवे पे फिसला। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन पर ट्रंप ने टिप्पणी की है। प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अमेरिका तैयार। ईरान के विदेश मंत्री ने किया पलटवार। दक्षिणी यमन में सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की। कई कारों में आग लगी। यूएई के समर्थन वाले एसटीसी को निशाना बनाया गया। कौन कौन सी स्टोरीज आपको हम दिखाएंगे और क्या है हेडलाइंस, ये जानने के बाद शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां जबलपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये जानकारी सामने आ रही है। 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद बवाल हुआ था और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये खबर है। बता दें, गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोगों ने थाने का घेराव किया था। 2 गुटों के बीच गाली गलौज के बाद मारपीट हुई थी। विवाद बढ़ने पर 2 आरोपियों ने बेसबॉल बैट से हमला किया था और जब पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया तो पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। टिप्पणी करने वाले लोगों को यहां पर पीटा गया है। पुलिस ने भीड़ पर यहां लाठीचार्ज किया है। तो आधी रात जबलपुर में यह हंगामा हुआ, जिसके चलते अब पुलिस जो है हरकत में है और आरोपियों की तलाश तो कर ही रही है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और ये तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज तब किया जहां पर एक गुट के लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया। तो तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, किस तरीके से घटना स्थल पर उपद्रवी जो हैं वो उत्पात मचाते हुए नजर आए और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे इलाके में कैसे लाठीचार्ज करके भीड़ को नियंत्रित किया और उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये फसाद सामने आया है जहां पर 2 गुटों के बीच मुठभेड़ हुई। उसके बाद एक गुट जो है पुलिस स्टेशन का घेराव करने के लिए पहुंच गया। यहाँ पर पुलिस जब बाहर आई तो अंदाज़ा लगा कि ये मामला काफ़ी बढ़ चुका है। पुलिस ने यहाँ पर गुस्साई भीड़ पर लाठीचार्ज किया। उन्हें रोकने की कोशिश यहाँ भरपूर की गई और इसी के दौरान यहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और बाकी उपद्रवियों की तलाश जारी है। टिप्पणी करने वाले लोगों को खासकर यहाँ पर पीटा गया है। पुलिस की तरफ से तस्वीरें सामने आई जहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि लाठीचार्ज के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा थी और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ये भीड़ तितर बितर होनी शुरू हुई। तो आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान जो हुआ उसके बारे में पुलिस का क्या कहना है। राजकुमार जैन हैं, जिनका दुकान उसी एरिया में है। वो बड़कुल स्वीट हाउस के आसपास कुछ खाने पीने के हिसाब से गए थे। बड़कुल स्वीट के पास जब वो खड़े हुए तो वहाँ पर मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनसे थोड़ा वाद विवाद हुआ, जिसमें इनका कहना है कि सामने वाले की तरफ से इनके लिए गाली गलौज हुई। जब थोड़ा विवाद बढ़ा तो जो सामने वाला पक्ष उनकी तरफ से 2 लोग आए जो बेसबॉल का डंडा लिए आए थे और फिर उसके बाद जो राजकुमार जैन जी, इनका कहना है कि उन्होंने पूरे समाज
के लिए के विरुद्ध गाली गलौज की वो अपशब्द कहे। इस पर पुलिस को जब सूचना लगी, पुलिस वहां पर पहुंची। वो जो 2 आरोपी थे उनको थाना कोतवाली लाया गया और जो एक अन्य आरोपी है वो बड़कुल स्वीट में अंदर जाकर कहीं छिप गया था और इतने में ही भीड़ काफ़ी इकट्ठी होने लगी। समाज के लोग व अन्य लोग वहाँ पे इकट्ठे होने लगे। जो भीड़ उत्तेजित थी वह आरोपी को खुद पकड़ के लाने व इस तरह की बातें कर रही थी। तो उसमें जो अलग अलग थानों का फोर्स था जिसे बुलाया गया था, फोर्स के माध्यम से पहले शांति से समझाया गया कि आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी, वो FIR दर्ज की जाए। परंतु भीड़ नहीं मानी तो उसे हल्का सा तितर-बितर किया गया और उसके बाद आरोपी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। अभी फिलहाल इस मामले में FIR की जा रही है। तो ये एडिशनल SP आयुष गुप्ता का कहना है कि जब भीड़ नियंत्रण में नहीं आ रही थी तो लाठीचार्ज किया गया। आक्रोशित लोगों का यहाँ पर हंगामा इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर जैन समाज पर टिप्पणी की गई थी और टिप्पणी करने वालों को लोगों ने पीटा था और इसी के चलते पुलिस हरकत में आई और लाठीचार्ज किया। बिल्कुल, सीधा आपको जबलपुर लिए चलते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इस पूरे मामले को लेकर अब फिलहाल क्या जानकारी है? इलाके में क्या अभी भी तनावपूर्ण माहौल है और किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त को सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, इस समय तनाव तो है, पर चूंकि देर रात ये घटना हुई थी जब ये शहर का प्रमुख इलाका है, व्यापारिक इलाका है, मार्केट बंद हो चुका था। यहाँ पर जैन कम्युनिटी भी बहुत बड़ी संख्या में रहती है, तो तनाव है क्योंकि लाठीचार्ज का पूरा आरोप पुलिस पर जा रहा है। उनका कहना था कि जो बात समझाइश से ठीक हो सकती थी, जो आरोपी दुकान के अंदर घुस गया था, अगर पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती तो मामला इतना ना बढ़ता। लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है तो बाजार खुलने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जैन समाज के द्वारा एक बार फिर से कोई प्रोटेस्ट किया जाए कि बाजार बंद कराया जाए। इस तरीके की रात को चर्चाएं चल रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और समाज के जो बुजुर्ग हैं, पंचायत सभा है, वो इस मामले को बहुत सीरियस ले रही है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके का विवाद बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली खबर का, जो सामने आ रही है। आपको बता दे बिहार से, जहां बिहार के नालंदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और यहां एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में सामने आने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और समझे मामला क्या है। ये घटना नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के नगमा गांव की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली और घटना को अंजाम देने के बाद मृतक का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि घर में खाना खाने के बाद युवक रात करीब 10 बजे खेत में धान की रखवाली करने गया था, जिसके बाद सुबह वापस नहीं लौटा। खलिहान जाकर देखा तो उसका शव पुआल के बीच पड़ा हुआ था। दौड़ के गए भाई, यहाँ देखते दवा के पड़ल है 60 होले। ये घटना कम से 12-1 बजे हुआ है। गला पर कुछ निशान? हाँ, निशान है ना। हाँ, एगो हाथ टूटल है, बायां हाथ टूटल है। हालांकि हत्या किसने और क्यों की है इसका पता नहीं चल सका है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि परिवार की तरफ से अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और बता दें आपको, दिल्ली के रोहिणी इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। कारोबारी के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई। बाइक सवार ने यहां पर गोलियां चलाई और कारोबारी से फिरौती मांगने का इस बाइक सवार पर आरोप है। घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। मामले की जांच में दिल्ली पुलिस जुट गई है। गोलीबारी में किसी के घायल होने की फिलहाल खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से बाइक सवार हमलावर जो हैं वो इस CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में फायरिंग की खबर है। कारोबारी के घर पर कई राउंड फायरिंग हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। ये CCTV फुटेज इस वक्त आपके स्क्रीन पर। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश आ रहे हैं, उनके हाथ में बंदूक है और साथ ही गाड़ी जो खड़ी है उस पर गोलियों के निशान भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। तो दिल्ली में यह अपराध का मामला 1 जनवरी को सामने आया, जब CCTV फुटेज के माध्यम से पता लगाया गया कि यहाँ पर 2 बदमाश आए थे
और उनके हाथ में बंदूक थी और उन्होंने करीब 30 राउंड फायरिंग की। और ये सब कुछ एक फिरौती के लिए। हमारे संवाददाता की पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए मामला क्या है। कारोबारी के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर कई राउंड जो फायरिंग है वो की जाती है और कई राउंड फायरिंग हवा में भी बदमाश जो यहाँ पर पहुंचते हैं वो करते हैं। जो जानकारी मिली कि उसमें 3 बदमाश एक ही बाइक पर सवार होकर रोहिणी के सेक्टर 24 में, जहां पर एनडीटीवी की टीम मौजूद है, यहीं पर पहुंचते हैं और किस तरह से ताबड़तोड़ कई राउंड जो फायरिंग है उन्होंने इस जगह पर की, उसकी आप एक तस्वीर देखिए। आप जमीन पर देख पाएंगे 25 से 30 राउंड जो गोलियां यहां पर चलाई गई हैं और जिस जगह से खाली खोखे जो पुलिस ने बरामद किए हैं उसकी आप संख्या देखिए। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जो खोखे जो है वो यहाँ से पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो फिलहाल आपको रोहिणी सेक्टर 24 में नजर आएगी। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कि 26 और 29 तारीख को भी जो कारोबारी के पास लगातार धमकी वाला जो मैसेज है, रंगदारी वसूलने वाला जो मैसेज है, वॉइस नोट है, कॉल है, वो हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से दी जा रही थी और उससे रंगदारी मांगी जा रही थी। दिव्यांग की रिपोर्ट आपने देखी। अब ग्राफिक से आपको पूरी वारदात समझाते हैं। कल शाम कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता के घर पर फायरिंग हुई। बदमाशों ने 30 राउंड गोलियां चलाई। गौर कीजिएगा, 30 राउंड। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर ये आरोपी आए थे। फायरिंग में हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रोहिणी सेक्टर 24 में ये प्रॉपर्टी डीलर रहता था। काफी वक्त से कारोबारी को धमकियां मिल रही थी। कारोबारी से उगाही करना चाहते थे अपराधी और गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग पर फायरिंग के आरोप लग रहे हैं। फायरिंग के बाद कारोबारियों को कॉल भी आया है और इस कारोबारी को भी कॉल आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी रोहिणी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको जरा ये भी सुनवाते हैं। पता चला कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको पहले थ्रेट आया था जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले, तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी। और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 3 लोग थे। हमारे संवाददाता दिव्यांकर ने उस चश्मदीद से भी बात की जिसकी कार पर बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। बदमाशों को लगा कि ये कार उसी व्यापारी की है जिस पर हमले के इरादे से वो वहां पहुंचे थे। आपकी गाड़ी पे फायरिंग हुई या फिर किसी और की जो गाड़ी है उस पे फायरिंग? मेरी गाड़ी पे। आपकी गाड़ी पे। जो बदमाश लोग फायरिंग करने यहाँ पर आए थे वो उनका टारगेट आप थे या फिर कोई और था? सुरेंद्र गुप्ता जी। अच्छा। अपर ग्राउंड वाले। अच्छा। उनका कोई टारगेट नहीं था भाई। उनके बाद धमकी आ रही थी, उनको डराना था। उनको पता नहीं था गाड़ी मेरी है, गाड़ी बाई चांस यहाँ खड़ी थी तो गाड़ी पे फायरिंग करता हूँ। अच्छा, कुल कितनी राउंड जो फायरिंग है वो हुई गाड़ी पे? 25 राउंड के आसपास। 25 राउंड के आसपास। गाड़ी पे 10 राउंड हुई, बाकी हवाई फायर हुआ है। पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी और फिर क्या कुछ चीजें हुई? वो तो वो सुरेंद्र जी बताएंगे, सुरेंद्र जी को पता है। पुलिस की टीम आई है। पुलिस की टीम आई थी, मैं उस टाइम यहीं खड़ा था। पुलिस की बहुत गाड़ियां आई थी यहाँ पे, कम से कम 20 से 25 गाड़ियां थी। एसीबी, डीसीबी सारे यहीं पे थे उस टाइम। मेरे सामने की बात है 5, 15, 20 के आसपास। इसके पहले इस तरह की कुछ चीजें, हरकतें यहाँ पर कभी नहीं हुआ आज तक। मैं भी सामने रहता हूँ यहाँ पे, आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। बट मतलब कोई ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसा कुछ देखा ही नहीं। और तो यहीं हैरान हो गए जैसे हम फैक्ट्री में थे तो पता चला कि सोसाइटी में फायरिंग हुई है। तो मतलब हम तो घर पे कॉल किया कि मतलब क्या हुआ, कुछ बोले कुछ पता नहीं चला। और क्रैकर्स चल रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर पे क्रैकर्स चले। दहशत फैलाने के लिए सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल दहशत फैलाने के लिए। ये तो ऐसा ना। ये बताइए, ये जो कारोबारी हैं क्या काम करते हैं, क्या जानकारी है? प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? अपना प्लास्टिक दाने का काम है। और अभी 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इन 5 तस्वीरों से आप देखिए। 31 दिसंबर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से अपराधी जो हैं वो बेलगाम नजर आए। इसके अलावा 31 दिसंबर से अब तक गोलीबारी, हत्या के 5 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। 31 दिसंबर को शास्त्री पार्क में वसीम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 1 जनवरी को आदर्श नगर में चाकू से मर्डर किया गया। उसी दिन मंगोलपुरी में एक शख्स की हत्या कर दी गई। वहीं सुल्तानपुरी में एक नाबालिग की हत्या 1 जनवरी को की गई। 2 जनवरी को रोहिणी में कारोबारी के घर पर फायरिंग की ये खबर हमने आपको दिखाई। और इसी के साथ हमारे संवाददाता अकील हमारे साथ जुड़े हैं। अकील से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में पुलिस सो रही है क्या, क्योंकि अकील 5 मामले सामने आए हैं 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक के बीच में। आखिर हो क्या रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो बड़ी खबर रोहिणी के सेक्टर 24 इलाका से है वो ये है कि एक कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास 2 बाइक सवार आते हैं और एक बाइक सवार पहले ही उतर जाता है वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचने से पहले और रेकी करता है उस जगह की। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा वहाँ पर राउंड फायरिंग की जाती है। उसके बाद जब पुलिस को कंप्लेंट की जाती है तो जो एक शख्स जो वहाँ पर आसपास में रहते हैं वो जो गाड़ी है जिस पे फायरिंग होती है वो किसी और की होती है, धमकी किसी और को मिलती है। जिस शख्स को धमकी मिलती है वो एक बिजनेसमैन है और बड़े बड़े नामी वहाँ पर उस इलाके के बिजनेसमैन है। उनका कहना है कि जिस वक्त उनको धमकी मिली थी वो तकरीबन उनको दिसंबर 29 से लेकर के दिसंबर 31 के बीच में कई सारे व्हाट्सएप कॉल आए थे, इंटरनेशनल कॉल आए थे। उसके द्वारा उन्हें धमकी मिली थी और बार बार उन्हें तकरीबन 3 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मांगी जा रही थी, जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया, देने से मना कर दिया। जिसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई उन कुख्यात गैंगस्टरों के द्वारा। और इस मामले के अंदर कई जो गैंगस्टर्स हैं उनके नाम भी आ रहे हैं, जिसमें हिमांशु भाव का गैंग का जो नाम है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि इस तरह की जो कार्रवाई और जो मोडस ऑपरेंडी है जिसमें देखा गया है कि ज़्यादातर 25 से 30 राउंड की जो फायरिंग है वो अक्सर जो हिमांशु भाव गैंग है उसका जो मोडस ऑपरेंडी है इसमें पाया जाता है। तो अगर देखिए इसमें अभी इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन रोहिणी जो डीसीपी हैं राजीव रंजन, उनका कहना है कि इस मामले के अंदर उचित रूप से कार्रवाई की जा रही है, लीगल एक्शन लिया गया है। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल है दिल्ली में, जैसे अपराधी बेखौफ बेलगाम नजर आ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस कब इन सभी पर एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दें, बड़े हमेशा से कहते आए हैं कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। बुरहानपुर में एक चोर को लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब शायद ही वो कभी चोरी के बारे में सोचेगा। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसे देखकर चोरों में डर का माहौल तो जरूर होगा। वीडियो में जिसे आप पीटते हुए देख रहे हैं, ये एक चोर है। दरअसल शहर के सबसे व्यस्त बाजार गुजराती समाज मार्केट में इसने एक महिला की चेन चुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी शामत तब आई जब महिला ने शोर मचा दिया और बाजार में मौजूद लोग और दुकानदारों ने इसे पकड़ लिया और जमकर इसकी पिटाई करने लगे। चोर की इतनी देर तक मरम्मत होती रही कि पुलिस को पहुंचकर चोर को भीड़ से बचाना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने इस चोर को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है, ताकि पुलिस ये पता लगा सके कि ये चोर किसी गिरोह से है या अकेले ही चोरी के कारनामे को अंजाम दिया करता है। जहां पूरे मामले की जांच चल रही है, वहीं मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिहार में अपराध के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने शीर्ष अपराधियों की लिस्ट जारी की है और हर जिले के 10 बड़े अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जैसा विशेष अभियान चलाया जाएगा और रिपोर्ट में इन अपराधियों की पहचान भी की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस चलाती है, जिसमें अपराधियों के तमाम मंसूबों को विफल करते हुए उन्हें पकड़ा जाता है, कुछ ऐसा ही ऑपरेशन अब बिहार में भी देखने को मिलेगा। डीजीपी विनय कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। यूपी के सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे इलाकों में हड़कंप मच गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर दुकानों को तोड़ा। सदर तहसील प्रशासन ने सड़क किनारे बने कई मकान और दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी के अनुसार रामकोट कस्बा चौराहा लंबे समय से जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा था।
संकरी सड़क और सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के कारण आए दिन यहाँ जाम लगा रहता था। स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की तरफ से सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। योजना के तहत सड़क के दोनों ओर से करीब 5-5 मीटर चौड़ाई में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत पहले मकान और दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर खुद से अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था। डेडलाइन खत्म होने के बाद तहसील प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां किडनी बिक्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। किडनी बेचने वाले फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने 6 साहूकारों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, खुद की किडनी बेचकर एजेंट बना था मल्लेश। आरोपी मल्लेश कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक इंजीनियर है जो फर्जी पहचान बताकर लोगों को फंसाता था। आरोपी मल्लेश ने सबसे पहले खुद की किडनी बेची थी, जिसके बाद वो इस अवैध कारोबार का एजेंट बन गया और दूसरों को किडनी बेचने के लिए उकसाने लगा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है, इस रैकेट के तार कई राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। तो किडनी रैकेट में एक बड़ा खुलासा किडनी बिक्री मामले में खुलासा हुआ है, जहां पर महाराष्ट्र में किडनी बेचने वाला फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। डांस एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही मस्ती और मजा का एहसास होता है, लेकिन यही अगर विवाद की वजह बन जाए तो? जी हां, 2 गुटों में डांस करने को लेकर विवाद हो गया। कैसे, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आपके सामने जो वीडियो चल रहा है, इन दिनों ये छत्तीसगढ़ में काफी वायरल हो रहा है। ये जो लड़ाई हो रही है वो किसी बड़ी बात पर नहीं हो रही, बल्कि डांस करने को लेकर पूरा बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए 2 गुट पिकनिक पर गए, लेकिन खुशी का माहौल तनाव में बदल गया। डांस करने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घुस्से तक चला दिए। कौन किसको कितना मार सकता है, लगता है इसी बात का यहाँ मुकाबला चल रहा है। इस देश में जहाँ बड़े से बड़े मुद्दे बातचीत से सुलझाए जाते हैं, वहीं लोग यहाँ डांस को लेकर भीड़ गए और एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। यूं तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पूरी ताकत निकाल दी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। तो यहाँ गलती किसकी थी और क्यों बात इतनी आगे बढ़ी? किसी ने इसे सुलझाने की पहल क्यों नहीं की? बस लोग यही बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के अवशेषों की पुनर्मिलन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। ये ऐतिहासिक घटना भगवान बुद्ध के पिपरावा रत्न अवशेषों के पुनर्मिलन का प्रतीक है, जो 127 वर्षों के बाद प्रत्यावर्तित हुए हैं। इनमें 1889 और फिर 1971 से 1975 में पिपरावा स्थल पर हुए उत्खनन से प्राप्त अवशेष, रत्न अवशेष और अवशेष पात्र शामिल हैं। और बता दें, प्रधानमंत्री खुद आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे सुबह 11 बजे। और आगे बढ़ते हुए दक्षिणी और मध्य मेक्सिको में आए तेज भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। भूकंप की शुरुआती तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप की वजह से कई हिस्सों में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि भूकंप से क्या-क्या नुकसान हुआ। ये वो क्षण था जब भूकंप की वजह से इमारतें हिलने लगी, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई। मेक्सिको के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप जमीन की सतह से करीब 35 किलोमीटर नीचे आया, जिसका केंद्र दक्षिणी राज्य यूरेरो में सैन मार्कोस कस्बे के पास था, जो प्रशांत तट पर स्थित मशहूर पर्यटन स्थल अकापुल्को के नजदीक है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि मेक्सिको सिटी और अकापुल्को में लोग घरों, दफ्तरों और होटलों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। कई इलाकों में इमारतें हिलती नजर आई और कुछ समय के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूकंप की वजह से अकापुल्को और आसपास के इलाकों में भूस्खलन भी हुआ। वहीं कुछ प्रमुख हाईवे पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित है। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नमस्ते इंडिया में खबर जयपुर से आ रही है, जहां निर्जा मोदी स्कूल पर होगा प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। अभिभावकों का ये विरोध प्रदर्शन होगा, इसमें दोपहर 3 बजे अभिभावक विरोध प्रदर्शन जताएंगे।
नीरजा मोदी स्कूल पर यह प्रदर्शन होना है। स्कूल की मान्यता फिर से बहाल करने की मांग करेंगे अभिभावक। इस स्कूल की तीसरी मंजिल से एक छात्रा ने अपनी जान दी थी। तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी इस छात्रा ने, और इसी के लिए दोपहर 3 बजे जयपुर के स्कूल के बाहर अब अभिभावक प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ सीबीएसई के फैसले के खिलाफ अभिभावकों का ये प्रदर्शन होने वाला है। जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल पर यह प्रदर्शन आज करीब 3 बजे। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है और बीजेपी ने अब व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी है। जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती में पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के नाम और उपलब्धियों पर बीजेपी जो है ये चुनाव लड़ेगी। 18 से 19 जनवरी को 2 जगह प्रधानमंत्री रैली करेंगे। मालदा और हावड़ा में रैली होने की संभावना है। तो आपको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो अब पूरी तैयारी में जुट चुके हैं और किसकी क्या तैयारी है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का गणित क्या है ये हम आपको विस्तार से बताएं। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कैसे अभी राज्य में 82,000 मतदान केंद्र हैं। बीजेपी ने इनमें से 71,000 केंद्रों पर अपनी संगठन संरचना स्थापित कर ली है। ऐसा ये माना जा रहा है कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची संशोधन अभियान के बाद बूथों की संख्या बढ़कर 93,000 हो सकती है और बीजेपी जो है वो पूरी तैयारी में लग चुकी है। वहीं आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं, जहां टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की आज रैली होने वाली है और कूच बिहार में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बता दें, कूच बिहार में आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे अभिषेक बैनर्जी। 2 जनवरी से अमरजीत पे बांग्ला यात्रा की शुरुआत की और अब आज कूच बिहार में चुनावी रैली को अभिषेक बैनर्जी संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। तो टीएमसी महासचिव जिनकी ये रैली आज कूच बिहार में चुनावी रैली का संबोधन। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी बड़े प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी बना रही है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त हुगली से सामने आ रही है जो अदिति आपको बताएंगी। हुगली में विशाल धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई है। तबलीगी जमात की ओर से हुगली में यह आयोजन किया गया है। 2 से 5 जनवरी के बीच ये धार्मिक आयोजन होगा। सीएम ममता ने शांतिपूर्ण संचालन के निर्देश इस आयोजन के चलते दिए हैं। तो हुगली में ये विशाल धार्मिक आयोजन जिसका नाम तबलीगी जमात और हुगली से ये आयोजन जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि ये शांतिपूर्ण होना चाहिए और इसके चलते यहाँ पर कई सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर देश का वो हिस्सा है जिसे आतंकवादी अपना निशाना बनाने की फिराक में हमेशा रहते हैं, लेकिन हमारे जवानों की तैयारी ऐसी होती है कि हर बार वो आतंकी हमलों को नाकाम कर देते हैं और आतंकियों के मंसूबों को भी कैसी तैयारी होती है जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवाद से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस दौरान फिदायीन हमले की स्थिति में आतंकियों को निष्क्रिय करने की रणनीतियों और बंधकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया कि वे हथियारों और गोला बारूद के साथ हमेशा सतर्क रहें ताकि वे दुश्मन से तुरंत मुकाबला कर सकें। ये मॉक ड्रिल राजबाग, हीरानगर पुलिस थानों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी 7 सीमा पुलिस चौकियों पर आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में भी आप देख रहे हैं पूरे वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है और अब ये बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप देखिए एक तरफ बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता वो अपने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडो किस तरीके से बिल्डिंग को घेरे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे नुकसान ना हो। ये सैनिटाइज किया जाएगा, इस एरिया को पूरी तरह सैनिटाइज करेंगे इस एरिया को, उसके बाद ये बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की एक बेटी की आवाज आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। उस बेटी की आप बीती देश के हर अभिभावक को जरूर सुननी चाहिए क्योंकि उस बेटी ने अब दम तोड़ दिया है। इल्जाम बहुत संगीन हैं और रूह को कंपाने वाले भी है। लड़की एक नामचीन स्कूल में पढ़ती थी जिस सीनियर लड़कियों ने इस कदर उसे टॉर्चर किया कि वो अब कई दिन अस्पताल पर रही और फिर उसने मौत की जंग हार ली, माफ कीजिए जिंदगी की जंग हार दी और मौत के हवाले वो हो गई। तो मौत से ये लड़की जीत नहीं सकी और देखिए पूरी रिपोर्ट में आखिर हुआ क्या।
हिमाचल के धर्मशाला में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये चुलबुली सी छात्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। रैगिंग और यौन शोषण की शिकार 19 साल की इस लड़की ने 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बताओ, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। आप बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? आरोप है कि लड़की की 18 सितंबर को रैगिंग हुई। उससे वो इतने तनाव में आ गई कि बुरी तरह बीमार पड़ गई। अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। माता पिता ने कई अस्पतालों में उसका इलाज कराया। अंत में लुधियाना के अस्पताल में दम तोड़ने से पहले उसने वीडियो पर बताया कि सिर्फ रैगिंग ही नहीं, कॉलेज के एक प्रोफेसर ने भी उसका यौन शोषण किया। सर, हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर? अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। पुलिस ने इस मामले में यौन शोषण से लेकर रैगिंग और शारीरिक नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किए हैं। इस बीच आरोपी प्रोफेसर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। कॉलेज भी मामले में अपनी सफाई दे रहा है। जो छात्रा है, अगर उसके साथ कहीं भी ऐसा कोई भेदभाव हुआ हो, जो रैगिंग जिसको आप बोल रहे हैं, छेड़खानी हुई हो, तो वो टीचर्स के साथ पहले जाके कंप्लेंट करता है। तो नॉर्मली जो है ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं हुआ, ना ही उसने टीचर्स के साथ कंप्लेंट की इस बारे में, और ना ही हमें आधिकारिक रूप से ऐसी जो है पूर्व में, पहले शुरू में ऐसी कोई सूचना मिली कि इसके साथ कोई रैगिंग हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केजीएमयू के यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी डॉक्टर पर इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने 25,000 रुपए इनाम घोषित किया है। पुलिस की 3 टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। आरोपी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। पीड़िता का मजिस्ट्रियल बयान भी दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। 3 टीमें आरोपी की तलाश में इस वक्त जुटी हुई हैं और बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है वो पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। और अगली खबर है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका एक मचाता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला एक स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां के प्रिंसिपल पे कुछ लड़कों ने हमला किया था। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है। जैसा कि इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, पीएम श्री केंद्रीय स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम यादव की गाड़ी को कैसे निशाना बनाया गया। लाठी डंडों के साथ कुछ छात्र आए और उन्होंने कार को रोककर उस पर हमला कर दिया। डर के चलते शख्स कार से जल्दी में बाहर निकला और उन्हें भागकर जान बचानी पड़ी। हमलावरों द्वारा किए गए ताबड़तोड़ वार से गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया, जिसके कांच के टुकड़े उनके चेहरे आंख पर लग गए। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल बाहरी छात्रों और स्कूल के छात्रों में चल रहे झगड़े के बाद कार से घर जा रहे थे, तभी लाठी डंडों से बाहरी स्टूडेंट ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 युवकों को अरेस्ट भी किया है। जो आरोपी है उसका भतीजा स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और उसके सहपाठी हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी रंजिश रखते हुए उसने इसमें प्रिंसिपल की चोट पहुंचाई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके भतीजे का किसी बात को लेकर सहपाठियों से विवाद हो गया था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने दूसरे भतीजे और उसके दोस्तों के साथ मिलकर प्रिंसिपल की गाड़ी को निशाना बनाया। और बता दें, प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत है। पौष पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर नजर आए। आज 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। माघ मेले में कुल 6 स्नान किए जाते हैं और बता दें 45 दिनों तक ये माघ मेला चलने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक
1.5 महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सुबह से बड़ी संख्या में संगम के तमाम घाट श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं और पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में पहुंच रहे हैं और लगातार बड़ी संख्या में तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आइए जरा आप आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि आखिर कब ये पवित्र स्नान होना है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रयागराज में, कैसे व्यापक इंतजाम। तो देखिए, माघ मेले में कुल 6 मुख्य स्नान होते हैं और इन्हीं 6 मुख्य स्नान के पर्व की अहमियत है। इसमें माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। प्रमुख स्थान जो है और प्रमुख स्नान की जो तिथियां हैं वो कौन कौन सी, आइए आपको बता देता हूं जल्दी से। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026, इसके बाद अगला स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2026 को होना है। मौनी अमावस्या के दिन जो कि सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, जो 18 जनवरी को पड़ रहा है। बसंत पंचमी के दिन भी स्नान का महत्व है और बसंत पंचमी इस बार 23 जनवरी को है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उस दिन भी पहुंचेंगे। माघी पूर्णिमा फिर 1 फरवरी को पड़ने वाली है और बड़ी संख्या में लोग यहां भी पहुंचेंगे। और जो आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी 2026 को होगा। हमारे सहयोगी दीपक गंभीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं प्रयागराज। संगम की रेती पर आस्था का महापर्व माघ मेले का आगाज हो चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो तांता है वो यहाँ पर उमड़ा पड़ा है, जनसैलाब एक उमड़ पड़ा है। लगातार जो संख्या है वो श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। जो अनुमानित जो दावा है प्रशासनिक वो करीब जो है 25 से 30 लाख जो है, हालांकि प्रशासन ने दावा किया है। और लगातार जो है 3 बजे के बाद देखिए आप एकाएक जैसे जैसे उजाला हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ रही है। अगर हम पुख्ता इंतजाम की बात करें प्रशासन की, तो तमाम ऐसे व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी हालात से निपटने के लिए जो है एक बड़ी चुनौती भी है पुलिस के लिए। और पुलिस वाला अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि हर तरीके से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, हर शख्स पर नजर रखी जा रही है AI कैमरों, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का जो है यूज किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट पर जो है नजर रखी जा रही है। यानी 24 घंटे तक जो है सख्त निगरानी जो है संगम तट पर रखी जा रही है। तो सनातन के समागम की तस्वीरें आज सुबह जो सामने आई वो बेहद ही दिल को छू लेने वाली थी। आज प्रयागराज में जब शुरुआत हुई माघ मेले की तो उसके साथ साथ ये तस्वीरें सामने आई जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे और उन्होंने आज सुबह ये स्नान किया। साथ ही आज प्रशासन भी यहां पर मुस्तैद है बड़ी मात्रा में और 7 सेक्टर्स में आज इस माघ मेले के क्षेत्र को बांटा गया है। तो बता दें आज हम आपको कि किस तरह से माघ मेले में मुस्तैद प्रशासन लगा हुआ है, निगरानी कर रहा है और 7 सेक्टर्स में इसे बांटा गया है। साथ ही 800 हेक्टेयर में बसाया गया है ये क्षेत्र और 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां इसके लिए बनाई गई हैं। 10,000 पुलिस के जवान इस दौरान यहाँ प्रयागराज में तैनात किए गए हैं। NDRF, SDRF के साथ PAC तैनात की गए हैं और AI कैमरा से यहाँ भीड़ की लगातार निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरा से यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। आपको बता दें कुछ क्षेत्र जो है वहाँ पर खास जो है पार्किंग के लिए आयोजन किया गया है और साथ ही साथ जो घाट हैं उन पर तैयारियां भरपूर है। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, घाट पर स्नान कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए कपड़े बदलने के लिए एक अलग से क्षेत्र भी बनाया गया है। तो आज खास तैयारियां प्रयागराज के माघ मेले को लेकर और इस पर लोगों को क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। लगा ये सरकार ने जो किया है, इंतजाम कैसे हैं? नहीं, सरकार का जो इंतजाम है वो तो अच्छा है, पर थोड़ा सा चलो रश की वजह से है, तो सरकार का इंतजाम अच्छा है। और आस्था का जो है सैलाब उमड़ रहा है, यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, आगे भी ऐसा ही होता रहे। अब माघ मेला में कैसा लग रहा है ये मिनी कुंभ जो है? बहुत अच्छा। हम लोग कल पास करने आए हैं। बहुत अच्छा। कहाँ से आई आप? अमृतसर से। पंजाब से आई हैं? तो क्या पिछली बार आप आई थी महाकुंभ में? तो उससे ये कैसा इस बार माघ मेले का एहसास कैसा लगा? आप भी बहुत बढ़िया था, आप भी बहुत बढ़िया, मजा आनंद आता है। बाबूजी बताइए महाकुंभ के बाद कैसा लगा इस माह? बहुत आनंद है। हम तो हर साल 1 महीना रहते हैं पूरा। क्या अलग है इस बार? अलग तो देखो, पहले आस्था इतनी बड़ी है देश में कि हिंदू सनातन धर्म की इतनी अच्छी आस्था बढ़ी है, कोई कह नहीं सकते आप।
उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि फरवरी-मार्च 2027 में वहां विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले इसी साल सूबे में पंचायत चुनाव भी होने हैं, यानी ये साल राजनीतिक रूप से बेहद हंगामेदार रहने वाला है। यूपी में एक बार फिर मंदिर मेन मुद्दा बन रहा है। योगी कहते हैं मंदिर वहीं बनाकर दिखा दिया, तो अब अखिलेश कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रयागराज में संगम किनारे 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले ही यहां राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किया गया कि माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाने दी जाएगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक नई मांग कर दी। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था? जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था? अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहां के लगाएंगे, और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। दरअसल मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का शिविर लग रहा है। इसी शिविर में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगनी थी। मुलायम की मूर्ति को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया गया, तो अखिलेश केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की मांग करने लगे। भगवान केदारनाथ जी की मूर्ति से संबंध है, तो भगवान केदारनाथ जी की मूर्ति के बारे में कहा गया है कि उसको दूसरी जगह पे नहीं बनाया जा सकता। और रहा माघ मेले में बहुत सारी जगह पे भगवान शंकर के मूर्तियां भी हैं, मंदिर भी हैं, और ईश्वर तो हर जगह पर विराजित है। लेकिन भगवान केदारनाथ जी का जो मंदिर और स्वरूप है वो केवल एक ही स्थान के लिए उसकी मान्यता है। तो मैं समझता हूँ ये शास्त्रोचित विषय है। माघ मेला शुरू होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे संगम किनारे पहुंचे। उनसे मूर्ति पर सवाल किया गया तो बोले सरकार की मानसिकता ही दूषित है। मेला प्रशासन ने यह गतिरोध किया कि पिछली बार मेला में इस कैंप में समाजवादी कैंप है ये, इसमें कैंप में माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति लग गई थी। इस साल उन्होंने इसको राजनीतिकरण मानकर इस पर रोक लगा दी कि वो मुलायम सिंह जी की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। इसीलिए गतिरोध था, और इसी गतिरोध के चलते हमारा जो इसका संस्थापक है संदीप यादव, उसके खिलाफ तमाम प्रकार के आपराधिक मुकदमे लिख के और उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, गैंगस्टर भी लगा सकते हैं। तो यह सरकार की मानसिकता दूषित है। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज के महाकुंभ में भी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई थी, लेकिन माघ मेले में इसे इसकी इजाजत नहीं मिली। पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से ये बयान भी आया कि समाजवादी पार्टी तो माघ मेले पर 30 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जबकि योगी सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी फिलहाल मुलायम सिंह यादव की जगह राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने पर राजी हो गई है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज से प्रचार अभियान में पार्टियां छूटने वाली हैं। आज शाम 5 बजे फडणवीस और शिंदे की रैली होनी है। 29वां नगर निगम चुनाव होना है ये, और इसके लिए 15 जनवरी को मतदान है, 16 जनवरी को वोटों की गिनती होनी है। ऐसे में तैयारियां जो है वो दोनों ही खेमों में लगातार जारी है। और बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि आज से प्रचार अभियान में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। तमाम हाई प्रोफाइल चेहरे चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए आज से सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई, जहां महायुति गठबंधन को 40 से अधिक निर्विरोध जीत हासिल हो चुकी है। जलगांव में 12, कल्याण डोंबिवली में 15 सीटों पर जीत, भिवंडी में 6, धूले में 4, पुणे में 2 और पिंपरी चिंचवाड़ में 1 सीट पर उम्मीदवारों की जीत की अंतिम सूची और उनके आधिकारिक चिन्ह आज प्रकाशित होंगे। तो चुनाव लड़ने से पहले ही 40 सीटों पर
जो महायुति गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध जीत गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिना चुनावी मैदान में उतरे जीत का जश्न कैसे अदिति तमाम कार्यकर्ता मना रहे हैं, वो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग गुलाल होली के जरिए 40 सीटें हैं जो महायुति गठबंधन ने बिना चुनाव लड़े ही जीत ली है। क्योंकि अब इन सीटों पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जो है वो जारी हो गई है और उनके आधिकारिक चिन्ह जो है आज प्रकाशित किए जाएंगे और इसी के चलते यहाँ पर ये सेलिब्रेशन देखने को मिला। यहाँ पर रंग गुलाल लगाए गए और यहाँ जश्न का माहौल देखने को मिला। ये सोलापुर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको बधाई देने के लिए कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस दौरान यहाँ पर ये तस्वीरें सोलापुर की जो है वो दूसरी हैं। यहाँ पर तो झड़प होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए झड़प की ये तस्वीरें हैं किस तरीके से सोलापुर में नामांकन वापसी के आखिरी दिन प्रभाग संख्या 3 में भारी हंगामा देखने को मिला। यहाँ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार राजू पाटिल एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वापस कराने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय शिवसेना उम्मीदवार सुरेश पाटिल के समर्थकों ने ये कहते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया कि दोपहर 3 बज चुके हैं और समय सीमा समाप्त हो गई है और इसके बाद झड़प और टकराव की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए एआईएमआईएम भी अब प्रचार करेगी। मुंबई में रैली को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। गोवंडी में एआईएमआईएम उम्मीदवार के लिए वो वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का प्रचार अब तेज होने को है और आज गोवंडी में ओवैसी भी एक रैली करने वाले हैं। तो बता दें आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और साथ साथ अब एआईएमआईएम चीफ भी रैली के लिए उतरने वाले हैं और आज प्रचार के लिए मुंबई को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार के लिए अपने वोट मांगने वाले हैं। बिल्कुल, तो असदुद्दीन ओवैसी भी आज से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और वो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। आइए इस बीएमसी चुनाव की एक और जरा दिलचस्प तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ये उम्मीदवार हैं और ये कैसे रोती हुई नजर आ रही है। जलगांव महानगर पालिका चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन मंगला बारी ने फूट फूट कर रोते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। पार्टी से टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा था, लेकिन उसके बाद जब उन्हें टिकट वापस लेना पड़ा, नामांकन वापस लेना पड़ा, तो उसके बाद कैसे उनकी आंखों से आंसू बहता नजर आया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो नामांकन लेने का आखिरी दिन था और पूरी तरह यहां साफ हुआ कि कौन सा उम्मीदवार किस वार्ड से चुनाव लड़ेगा। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और करनी सेना के बीच बवाल हुआ है और शहर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब करनी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान और सपा कार्यकर्ताओं में घमासान मच गया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। हालांकि चौराहे पर तैनात पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लेकिन इस दौरान गौरव चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी को अपशब्द कहते सुने जा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने गौरव चौहान को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन पर जिया चौधरी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसका हिंदू संगठन कड़ा विरोध कर रही है। यहां तक कि हिंदू संगठन ने जिया चौधरी पर गौरव चौहान को फंसाने का आरोप लगाया है। हमारी मांग है जो जिया चौधरी है इसको गिरफ्तार करा जाए, क्योंकि इसने गौरव चौहान को अपने यहाँ पे बुलाया किसी के थ्रू और उसके साथ फिर हमला करा गौरव चौहान पे। ये सब कुछ तब हुआ जब सपा कार्यकर्ता बांग्लादेश में मारे गए हिंदू अल्पसंख्यकों के शोक में कैंडल मार्च निकाल रहे थे। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जी राम जी को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक को बुलाया है और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री इसमें शामिल होंगे, जिसमें मजदूरों और किसानों से सीधे संपर्क की तैयारी है। जी राम जी जो विधेयक है वो अब कानून के तौर पर राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बता दें देश भर में जगह जगह सम्मेलन करने वाली है बीजेपी। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार मनरेगा की जगह बने भी जी राम जी कानून का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी अब नई रणनीति पे काम कर रही है।
जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं कि कांग्रेस भी जो है वो अब इस कानून के खिलाफ एक बड़ी बैठक कर रही है, जिसमें वो रणनीति बनाएगी कि आखिर कैसे गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे, शहर-शहर जाकर लोगों को ये बताया जाए कि मनरेगा का नाम बदलकर इस कानून को नया नाम दिया गया है और इससे लोगों के हक छीने गए हैं। ये कांग्रेस प्रचार करना चाह रही है और इसीलिए आज कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 5 जनवरी से कांग्रेस का आंदोलन शुरू करने वाला है पार्टी और आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से इस आंदोलन की जब शुरुआत होगी तो ऐसे में इसके लिए क्या रूपरेखा है, कौन कहां पर रहेगा, इस तमाम चीजों की जानकारी आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत जो है वो कर रही है। तो कांग्रेस का आंदोलन और साथ ही साथ बीजेपी का सम्मेलन झीराम जी कानून को लेकर बीजेपी आज एक बड़ी बैठक करेगी। साथ ही साथ मनरेगा बचाओ अभियान पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है कांग्रेस की तरफ से। देश भर में जगह जगह बीजेपी के सम्मेलन तो दूसरी तरफ झीराम जी के खिलाफ कांग्रेस की एक बैठक आज होगी। तो गरीबों के लिए रोजगारी की गारंटी देने वाला मनरेगा कानून की जगह झीराम जी बिल संसद में पेश होने से लेकर पास होने तक विपक्ष ने संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। आपको केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पुराने बयान सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित गांव विकसित भारत के लिए, रोजगार युक्त गांव, स्वावलंबी गांव, जहाँ बेहतर खेती होती हो, किसान लाभ कमाता हो, सबको रोजगार मिलता हो और सारी बुनियादी सुविधाएं हो, वो गांव इस योजना से और इसमें कन्वर्जेंस करके बाकी योजनाओं से भी हम बनाएंगे। इस योजना का जब नाम चेंज किया गया था तब से अपोजिशन विरोध कर रही थी। अपोजिशन को तो कुछ तो कहना इसलिए कर रहे हैं, वो खुद भी दिल से जानते हैं कि योजना बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा ये पब्लिक को समझ में आता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीचे कर लो। जब भी किसी योजना का इस तरह से नाम बदला जाता है, आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। और फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। कार सवार ने ठेले को टक्कर मारी और टक्कर के बाद हवा में कई मीटर ऊपर उछला ये ठेला। बता दें कार सवार जो है वो यहाँ से फरार है। ठेला ले जा रहा शख्स बाल बाल बचा। इस दौरान सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हुआ है। एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। फरीदाबाद के सेक्टर 23 की एक घटना बताई जा रही है। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया है और इसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और आपको भी ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये 1 जनवरी के रात 8 बजे की सीसीटीवी फुटेज और कैसे तेज रफ्तार कार जो है वो ठेले को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है रफ्तार में। और ऐसे में अब इस कार की तलाश और ड्राइवर की तलाश जो है वो हरियाणा पुलिस को है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टक्कर इतनी भीषण होने के बावजूद जो कार का ड्राइवर है उसने कार को रोकने की नौबत नहीं समझी और वो तेज रफ्तार में कार को भगा कर ले गया। और इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब लगातार जो आरोपी ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन जगत से आई खबरें एंटरटेनमेंट टॉप 5 में।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नए साल का जश्न मनने वाला है। इस खास मौके पे हम सभी किरदारों को लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट देते हुए हम देख सकेंगे। इससे जुड़ा शो का नया प्रोमो भी सामने आया। हाल ही में सेट से एक फोटो वायरल हुआ जिसमें जेठालाल, बापूजी, भिड़े, पोपटलाल समेत सभी नए लुक में दिखाई दिए। जैसलमेर में बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ है। इस दौरान सनी देओल ने जवानों संग जमकर ठुमके लगाए। अपने स्पीच में सनी ने कहा कि ये फिल्म पिता की वजह से की थी, मैं अब आपके परिवार का हिस्सा ही हूँ। इस बात को बोलते हुए सनी देओल भावुक हो उठे। बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी में बॉर्डर 2 के गाने को लॉन्च किया गया। इस इवेंट में पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। इस दौरान अहान शेट्टी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने मंच पे आते ही सनी देओल के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद सनी देओल काफी भावुक नजर आए। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड पर आधारित फिल्म का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। हाल ही में इस डॉक्यू सीरीज का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया जिसमें नीले ड्रम की झलक साफ दिखाई दे रही है। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक महीने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पे धुरंधर का कमाल देखने को मिल रहा है। 28वें दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो 28वें दिन फिल्म ने 9 करोड़ का बिजनेस किया। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 1200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। एंटरटेनमेंट टॉप 5 के बाद अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी 5 बड़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम यादव पर हुए हमले का सीसीटीवी सामने आया है। वो बाहरी छात्रों और स्कूल के बच्चों में चल रहे झगड़े के बाद कार से जा रहे थे, तभी लाठी डंडों से बाहरी स्टूडेंट्स ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को अरेस्ट किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब रंगदारी की मांग को लेकर अज्ञात बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। ये मामला बेगमपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 24 का है, जहां बाइक पे आए 3 बदमाशों ने 30 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वहीं फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है। बिहार के नालंदा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां धान की रखवाली कर रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की और फिर उसी गला दबाकर जान ले ली और मोबाइल लेकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पिकनिक मनाने गए लोगों में जमकर मारपीट हुई। यहां लोगों में डांस करने को लेकर भारी बवाल हुआ। इस दौरान 2 पक्षों में जमकर लाठों से भी चले। अब तक इस मामले को लेकर थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान के सिरोही से महिला कांस्टेबल की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां बीच सड़क पर कार खड़ी कर वर्दी के हनक दिखाने का आरोप है। बस चालक के हॉर्न बजाने पर कांस्टेबल नाराज हो गई। इसका वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। और अब आपको दिखाते हैं खेल जगत से आई खबरें क्रिकेट टॉप 5 में। भारतीय क्रिकेट टीम की साल पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जिसका पहला मैच 11 जनवरी को है। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अभी टीम का ऐलान नहीं किया। संभावना है कि आज भारतीय टीम का ऐलान होगा। इस सीरीज के लिए टीम चयन को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक और जहां राजनीतिक खींचातान तेज है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को भारत के साथ सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में स्थिर सरकार नहीं होने के कारण अभी स्पष्ट नहीं कि बीसीसीआई इस दौरे के लिए सहमति देगा या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। सिडनी में खेला जाने वाला एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। संन्यास की घोषणा के बाद ख्वाजा ने कहा कि पूरे करियर में मुझे मेरे पाकिस्तानी मूल और मुस्लिम पहचान के कारण कई बार अलग नजर से देखा गया। इंडियन टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी से अपनी नाराजगी जताई है। अश्विन ने कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स को जरूरत से ज्यादा संख्या और टीमों के बीच बढ़ता क्वालिटी गैप दर्शकों की दिलचस्पी खत्म कर रहा है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए शुक्रवार को साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान किया गया। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की चयन समिति ने 15 खिलाड़ियों की टीम घोषित की। वर्ल्ड कप के दौरान टीम की अगुवाई ईडन मार्क्रम के हाथ में होगी। साउथ अफ्रीका की ओर से कई नए खिलाड़ियों का डेब्यू होगा। बता दें टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। बाहर निकलते नजर आए, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नेपाल में भद्रपुर एयरपोर्ट पे विमान हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब भद्रपुर एयरपोर्ट पे लैंडिंग के दौरान विमान फिसला। विमान में 51 यात्री थे और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। घटना के बाद सुरक्षा और राहत बचाव टीम तुरंत मौके पे पहुंची। गनीमत रही कि सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। फिलहाल हादसे की जांच जारी है।
सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ड्रोन वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया है, जिसके बाद पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां डूब गई है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने, नदी किनारे न जाने और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया। खार्किव में रूस ने बड़ा मिसाइल अटैक किया, जिससे चारों तरफ तबाही फैल गई। इस हमले में कई लोग जख्मी हो गए। रूस ने 2 रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें करीब 19 लोग जख्मी हुए हैं। शुक्रवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर कई हवाई हमले किए, क्योंकि दोनों देशों की तनावपूर्ण सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह को निरस्त करने की समय सीमा समाप्त हो गई थी। ये हमले लेबनानी सरकार की उस बैठक से पहले दिन हुए, जिससे पहले देश की सेना कमांडर द्वारा कैबिनेट को यह सूचित किया जाने की उम्मीद थी कि सेना ने इजराइल की सीमा से लगे क्षेत्र में हिजबुल्लाह की सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इंदौर दूषित पानी कांड से जुड़ी नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटाया गया है। अपर आयुक्त और प्रभारी अधीक्षण मंत्री सस्पेंड किए गए हैं। मामले में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा लोग इस दौरान बीमार हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है इंदौर से, जहां दूषित पानी कांड में आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटाया गया है। अपर आयुक्त और प्रभारी अधीक्षण यंत्री सस्पेंड किए गए हैं। मामले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से इंदौर में जो ये मौत हुई है दूषित पानी पीने से। और आपको बता दें कि अब प्रशासन जागा है, जगह जगह पर मुनादी की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर कोई शिकायत है तो वो बताएं, कहीं दूषित पानी आ रहा है उसको लेकर अनाउंसमेंट की जा रही है। क्या कहा जा रहा है जरा एक बार सुनने की भी कोशिश करें। रहवासियों को सूचित किया जाता है, आप जो भी पानी इस्तेमाल करें उसे उबाल कर इस्तेमाल करें, सादा पानी उपयोग में ना लें। सभी रहवासियों को सूचित किया जाता है, आप जो भी पानी इस्तेमाल करें उसे उबाल कर इस्तेमाल करें, सादा पानी उपयोग में ना लें। तो 200 से ज्यादा लोगों के बीमार हो जाने के बाद प्रशासन अब ये अनाउंसमेंट करा रहा है कि पानी उबाल कर पिए, लेकिन ये वो पानी है जिसे पीने के बाद 12 लोगों की जान गई है। आप कल्पना कीजिए इस पानी को पीकर आखिर कैसे कोई भी व्यक्ति जो है वो सुरक्षित रह सकता था। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और वहाँ पानी ऐसा कि इस पानी को पीने के बाद 200 से ज़्यादा लोग जो है वो बीमार हो गए और प्रशासन की नींद अब खुली है। अब ये देखिए, ये तस्वीर दूसरी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस दूषित पानी को पीने के बाद जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी क्या स्थिति है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि रोते बिलखते परिजन जो हैं वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है और किस तरीके से मातम है 12 घरों में। और न केवल इन 12 घरों में बल्कि जो 200 लोग बीमार हुए हैं उनके भी परिजनों का बुरा हाल है रो रो कर। और किस तरीके से माहौल है यहाँ पर वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इसी के चलते कई अधिकारियों पे गाज गिरी है। बता दें पीने के पानी में मल मूत्र वाला बैक्टीरिया पाया गया है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि पीने के पानी में सीवेज का पानी मिला हुआ था। MGM मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी को दूषित बताया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक तय है कि बैक्टीरिया की वजह से पानी दूषित हुआ, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया था ये डिटेल रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा। दरअसल ड्रेनेज में कई तरह के तत्व होते हैं जो पानी को दूषित करते हैं। इनमें टॉयलेट का मलमूत्र, साबुन और पाउडर का पानी भी होता है। पानी के जो सैंपल्स लिए गए उनका कल्चर टेस्ट किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि गंदे पानी से सिर्फ 4 मौत हुई है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 6 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। उधर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने मामले में संज्ञान लिया है। आयोग में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है और 2 सप्ताह के अंदर इंदौर कांड पे विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इंदौर कांड को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में है। इंदौर नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटा दिया गया है। तो इस वक्त जो है कार्रवाई को तेज किया गया है। जारी करवा दी गई यहाँ पर कि पानी ना पिए, उबाल के पिए, वो सब चीजें प्रोसेस प्रिकॉशन कर रहे हैं लोग, तो बचे हुए थोड़े से। अभी तो सर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं RO का वाटर या फिर बोरिंग का पानी वगैरह
उबाल के पी रहे हैं। नया कनेक्शन देते काम नहीं हो रहा है। पुराना पानी अच्छा आता था, पानी। तो स्थानीय लोगों को आपने सुना। अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते जा। संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश के बाद हड़कंप मच गया है। जमा मस्जिद के पास बने कब्रिस्तान के करीब अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की भूमि को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। तहसील प्रशासन ने पैमाइश के बाद सख्त कदम उठाते हुए 22 मकान और दुकानों में रह रहे कुल 48 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सभी को 15 दिन के अंदर अपने पक्ष में दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम भी दिया है। लगभग 48 लोग हैं जिनको की नोटिस आज तामील करा दी गई है और उस पर उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। प्रशासन ने ये भी साफ किया कि अगर तय समय सीमा के अंदर जवाब नहीं दिया गया या दस्तावेज कानूनी जांच में संतोषजनक नहीं पाए गए तो कानून के दायरे में रहते हुए कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 30 दिसंबर को तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश कराई गई थी। प्रशासन के मुताबिक पैमाइश के बाद अवैध निर्माण और कब्जे से जुड़े तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने 7 लोगों की संपत्ति को जब्त किया है। 10 कनाल और 15 मरला जमीन जब्त की गए हैं और पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे थे सभी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ कुर्की वारंट भी जारी किया है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पुलिस ने 7 लोगों की संपत्ति जब्त की है। 10 कनाल और 15 मरला जमीन जब्त की है। पाकिस्तान में ये सभी लोग अवैध रूप से रह रहे थे। कोर्ट ने सभी के खिलाफ कुर्की का नोटिस भी जारी कर दिया है। हिंदुस्तान में नए साल का जश्न है और सीमा पार हालात गृह युद्ध जैसे हैं। इमरान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे वतन को जलाने वालों, मुझ पे गोली चलाने वालों, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। नए साल पर पाकिस्तान में सिविल वॉर के 3 नए फ्रंट कहां खुले? जिहादी जनरल घर में ही कैसे घिर गया? 2026 का सबसे पहला मुतालबा रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। 2026 में बताओ क्या नाम है उसका? हया करो, इमरान को रिहा करो। 2026 में जनरल की तानाशाही में जलता जिन्नापुर। साल बदला लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं। नए साल पर हिंदुस्तान जश्न मना रहा है और पाकिस्तान की आवाम जनरल निजाम में खून के आंसू रो रही है। आज पूरे पंजाब का सबसे बड़ा काफिला मारा जाएगा और सिर्फ अपने कप्तान के लिए जाएंगे। और आज का हमारा पैगाम ये है शराफिया को, ये अरबाब इख्तियार को, कि तुम जो मर्जी कर लो, जुल्म कर लो, बर्बरियत कर लो, गोलियां मारो, इंशाल्लाह ये कौम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगी। वैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जंग कोई नई बात नहीं है। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज और खैबर के सीएम सोहेल अफरीदी के बीच 36 का आंकड़ा है। सोहेल अफरीदी इमरान के वफादार नंबर 1 हैं और मरियम मुनीर की सबसे भरोसेमंद नेता। बेहंगम शोर, शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहां दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है।
फितना फैलाने वाले, घेराव करने वाले, आग लगाने वाले क्या जाने कि आवाम के लिए उनके काम करने का क्या मजा है। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ठंड के चलते तापमान जो है लगातार लुढ़क रहा है और पहाड़ों पर बर्फबारी ने भी काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी से सीमा पर जाने वाले कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सेना ने कई रास्तों को दोबारा शुरू किया और बड़ी संख्या में पहाड़ों पर यहां पर सैलानी भी रुक कर रहे हैं। तो सीमा पर जाने वाले फिलहाल कई रास्ते बंद हैं और इसकी वजह से सैलानी जो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कई रास्ते बंद हैं और ऊंची ऊंची मोटी परतें बर्फ की जमी हुई हैं। जेसीबी की मदद से इन रास्तों को साफ किया जा रहा है, लेकिन बर्फबारी से इस वक्त कई रास्ते बंद हैं। सेना यहाँ पर लगातार मेहनत कर रही है फिर से रास्ते खोलने पर और पहाड़ों में जो बर्फबारी है मुसीबत बनती जा रही है। ये दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आपको बता दें पुंछ की और दूसरी लद्दाख की, और कैसे दोनों जगहों पर बर्फ की सफेद मोटी परत ने सड़क को ढक रखा है वो आप देख सकते हैं। और सड़क से बर्फ को हटाने का काम यहाँ लगातार जारी है क्योंकि इस बर्फबारी के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब अगली तस्वीर जरा आपके सामने दिखाते हैं, लाहौल स्पीति की तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं यहाँ पर और तमाम जो पहाड़ हैं वो बर्फ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पर्यटकों की मस्ती यहाँ लगातार जारी है। केदारनाथ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई और केदारनाथ में किस तरीके से बर्फबारी के बाद वहाँ पूरा जो नज़ारा बदला हुआ नजर आया वो आप देख सकते हैं। बर्फबारी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। आखिर किस तरीके से जो तमाम पहाड़ी राज्य हैं उनमें बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब से खरीदा है, शाहरुख खान और उनकी फ्रेंचाइजी साधु संतों के निशाने पर आ गई है। संत समाज को अभी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस देश में हिंदुओं का जीना हराम हो गया वहां का खिलाड़ी भारत की धरती पर क्रिकेट खेलेगा। और ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब शाहरुख खान ने इस टीम प्लेयर को खरीदा। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं जहां आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रयाग छत्तीसगढ़ से एक खबर है जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर टिप्पणी की है। ये खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात हम कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा मामला है शाहरुख खान को लेकर जिसमें संत समाज की नाराजगी जाहिर है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना भारी पड़ गया है। देश के साधु संत तो इस बात पर इतना बिगड़ चुके हैं कि जिसे दुनिया किंग खान कहती है, उस शाहरुख खान को ये धार्मिक गुरु अब गद्दार बोल रहे हैं। इस गद्दारों को बिल्कुल देश से बाहर करना चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स पर पूर्ण रूपेण रोक लगानी चाहिए और इनकी फिल्मों पर पूर्ण रूपेण रोक लगा देनी चाहिए। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह से अब मांग हो रही है कि केकेआर को आईपीएल से बैन किया जाए। जय शाह जी से जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस टीम को प्रतिबंधित करो, इस टीम पर प्रतिबंध लगा दो। स्वामी महेश आश्रम महाराज ने यहां तक बोल दिया कि अगर उन्हें छूट मिली तो वो केकेआर पर बैन लगा देंगे। शाहरुख खान तो गद्दार है और नहीं माने तो फिर हम संतों को छूट दे दें, हम लोग बैन करा देंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से टिप्पणी की
है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साहब की तुलना बंदर से कर दी। इस टिप्पणी के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अरुण साहब ने इस टिप्पणी का कड़ा जवाब दिया है। टिप्पणी को लेकर साहू समुदाय के सदस्यों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पे आंदोलन की चेतावनी दी है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अभद्र टिप्पणी की है और उप मुख्यमंत्री अरुण साहब की तुलना बंदर से की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। बड़े हमेशा से कहते आए हैं कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। बुरहानपुर में एक चोर को लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब शायद ही वो कभी चोरी के बारे में सोच पाए। देखिए कैसे, ये पूरी रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसे देखकर चोरों में डर का माहौल तो जरूर होगा। वीडियो में जिसे आप पीटते हुए देख रहे हैं, ये एक चोर है। दरअसल शहर के सबसे व्यस्त बाजार गुजराती समाज मार्केट में इसने एक महिला की चेन चुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी शामत तब आई जब महिला ने शोर मचा दिया और बाजार में मौजूद लोग और दुकानदारों ने इसे पकड़ लिया और जमकर इसकी पिटाई करने लगे। चोर की इतनी देर तक मरम्मत होती रही कि पुलिस को पहुंचकर चोर को भीड़ से बचाना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने इस चोर को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है, ताकि पुलिस ये पता लगा सके कि ये चोर किसी गिरोह से है या अकेले ही चोरी के कारनामे को अंजाम दिया करता है। जहां पूरे मामले की जांच चल रही है, वहीं मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ये तस्वीरें आई हैं, जहां सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर दुकानों को तोड़ा। सदर तहसील प्रशासन ने सड़क किनारे बने कई मकान और दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी के अनुसार रामकोट कस्बा चौराहा लंबे समय से जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। संकरी सड़क और सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के कारण आए दिन यहां जाम लगा रहता था। स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की तरफ से सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। योजना के तहत सड़क के दोनों ओर से करीब 5-5 मीटर चौड़ाई में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत पहले मकान और दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर खुद से अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था। डेडलाइन खत्म होने के बाद तहसील प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डांस एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मस्ती और मजे का एहसास जग जाता है, लेकिन अगर ये विवाद की वजह बन जाए तो क्या होगा। जहां दो गुटों में डांस करने को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ, कैसे जाने के लिए देखिए रिपोर्ट। आपके सामने जो वीडियो चल रहा है, इन दिनों ये छत्तीसगढ़ में काफी वायरल हो रहा है। ये जो लड़ाई हो रही है वो किसी बड़ी बात पर नहीं हो रही, बल्कि डांस करने को लेकर पूरा बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए दो गुट पिकनिक पर गए, लेकिन खुशी का माहौल तनाव में बदल गया। डांस करने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घुस्से तक चला दिए। कौन किसको कितना मार सकता है, लगता है इसी बात का यहाँ मुकाबला चल रहा है। इस देश में जहाँ बड़े से बड़े मुद्दे बातचीत से सुलझाए जाते हैं, वहीं लोग यहाँ डांस को लेकर भीड़ गए और एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। यूं तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पूरी ताकत निकाल दी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। तो यहाँ गलती किसकी थी और क्यों बात इतनी आगे बढ़ी? किसी ने इसे सुलझाने की पहल क्यों नहीं की? बस लोग यही बात कर रहे हैं। दक्षिणी और मध्य मेक्सिको में आए तेज भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। भूकंप की शुरुआती तीव्रता 6.5 मापी गई है। भूकंप की वजह से कई हिस्सों में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट ये वो क्षण था जब भूकंप की वजह से इमारतें हिलने लगी, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई।
मेक्सिको के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप जमीन की सतह से करीब 35 किलोमीटर नीचे आया। इसका केंद्र दक्षिणी राज्य यूरेरो में सैन मार्कोस कस्बे के पास था, जो प्रशांत तट पर स्थित मशहूर पर्यटन स्थल अकापुल्को के नजदीक है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि मेक्सिको सिटी और अकापुल्को में लोग घरों, दफ्तरों और होटलों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। कई इलाकों में इमारतें हिलती नजर आई और कुछ समय के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूकंप की वजह से अकापुल्को और आसपास के इलाकों में भूस्खलन भी हुआ। वहीं कुछ प्रमुख हाईवे पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित है। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर देश का वो हिस्सा है जिसे आतंकवादी अपना निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हमारे जवानों की तैयारी ऐसी होती है कि हर बार आतंकी नाकाम ही होते हैं। कैसी होती है ये तैयारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवाद से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस दौरान फिदायीन हमले की स्थिति में आतंकियों को निष्क्रिय करने की रणनीतियों और बंधकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया कि वे हथियारों और गोला बारूद के साथ हमेशा सतर्क रहें, ताकि वे दुश्मन से तुरंत मुकाबला कर सकें। ये मॉक ड्रिल राजबाग, हीरानगर पुलिस थानों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी 7 सीमा पुलिस चौकियों पर आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में भी आप देख रहे हैं पूरे वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। और अब ये बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप देखिए, एक तरफ बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता वो अपने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडो किस तरीके से बिल्डिंग को घेरे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे नुकसान ना हो। ये सैनिटाइज किया जाएगा, इस एरिया को पूरी तरह सैनिटाइज करेंगे इस एरिया को, उसके बाद ये बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मामला एक स्कूल से जुड़ा है जहां के प्रिंसिपल पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जैसा कि इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, पीएम श्री केंद्रीय स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम यादव की गाड़ी को कैसे निशाना बनाया गया। लाठी डंडों के साथ कुछ छात्र आए और उन्होंने कार को रोककर उस पर हमला कर दिया। डर के चलते शख्स कार से जल्दी में बाहर निकला और उन्हें भागकर जान बचानी पड़ी। हमलावरों द्वारा किए गए ताबड़तोड़ वार से गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया, जिसके कांच के टुकड़े उनके चेहरे आंख पर लग गए। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल बाहरी छात्रों और स्कूल के छात्रों में चल रहे झगड़े के बाद कार से घर जा रहे थे, तभी लाठी डंडों से बाहरी स्टूडेंट ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 युवकों को अरेस्ट भी किया है। जो आरोपी है उसका भतीजा स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और उसके सहपाठी हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी रंजिश रखते हुए उसने इसमें प्रिंसिपल की चोट पहुंचाई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके भतीजे का किसी बात को लेकर सहपाठियों से विवाद हो गया था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने दूसरे भतीजे और उसके दोस्तों के साथ मिलकर प्रिंसिपल की गाड़ी को निशाना बनाया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और करनी सेना के बीच बवाल शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब करनी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान और सपा कार्यकर्ताओं में घमासान मच गया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। हालांकि चौराहे पर तैनात पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, लेकिन इस दौरान गौरव चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी को अपशब्द कहते सुने जा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने गौरव चौहान को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन पर जिया चौधरी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसका हिंदू संगठन कड़ा विरोध कर रही है। यहां तक कि हिंदू संगठन ने जिया चौधरी पर गौरव चौहान को फंसाने का आरोप लगाया है। हमारी मांग है जो जिया चौधरी है इसको गिरफ्तार करा जाए, क्योंकि इसने गौरव चौहान को अपने यहाँ पे बुलाया किसी के थ्रू और उसके साथ फिर हमला करा गौरव चौहान पे। ये सब कुछ तब हुआ जब सपा कार्यकर्ता बांग्लादेश में मारे गए हिंदू अल्पसंख्यकों के शोक में कैंडल मार्च निकाल रहे थे। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में बारिश के बाद से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि कई पॉश इलाकों में भी जलभराव हो चुका है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया की,
जहां आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि कई इलाके सैलाब से सराबोर हैं और लोगों के घर डूब गए और गाड़ियां बाढ़ की जद में हैं। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को एरिया में सबसे बुरा हाल है, जहां भारी बारिश के चलते इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य को इस वीकेंड और ज्यादा बारिश के लिए अलर्ट पर रखा गया है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में कैलिफोर्निया के मरीन काउंटी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कुछ लोग सड़क पर भरे पानी से निकलने के लिए छोटी नाव का इस्तेमाल करते नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी किंग टाइड्स की वजह से मरीन काउंटी के कई इलाकों में सड़कें, पार्किंग एरिया जलमग्न हो गए। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद क्रिसमस के दिन आए तेज तूफान ने हालात और बिगाड़ दिए। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अब अगली खबर है मिडल ईस्ट से, जहां यमन में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। यमन के पूर्वी हिस्से में सऊदी अरब के हवाई हमले किए जाने की खबर है। इन हमलों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। सेपरेटिस्ट संगठन साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC के मुताबिक सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने यमन के हदरामौत में कई ठिकानों को निशाना बनाया। शुक्रवार शाम अल-कतान शहर से जारी वीडियो फुटेज में कई गाड़ियां जलती हुई दिखाई दी। इन कथित हमलों का वक्त उस घोषणा के बाद बताया जा रहा है जिसमें हदरामौत के गवर्नर सालेम अल खानबाशी ने STC के कंट्रोल वाले सैन्य शिविरों को सरकारी बलों को सौंपने के लिए अभियान शुरू करने की बात कही थी। गौरतलब है कि पिछले महीने STC के हदरामौत और महरा प्रांतों में कदम बढ़ाते हुए एक तेल समृद्ध इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस को वहां से हटना पड़ा, जिससे सऊदी अरब और UAE के बीच तनाव और बढ़ गया।